हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, हमने 30 डेज का हार्ड चैलेंज ले रखा है, मतलब 30 टॉपिक्स करने हैं और 30 डेज में करने हैं। ठीक है, उसकी हम 2-3 क्लासेस तो ले कर चुके हैं। आज हमारा डे है 4th। ठीक है, और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इंटेलिजेंस का। और बहुत बच्चे ये कह रहे थे कि मैम पहले हमें टॉपिक बता दिया करो, तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट टॉपिक इंटेलिजेंस कराऊंगी। ठीक है, और वही टॉपिक आज मैं लेके आई हूं और इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो बच्चे थ्योरी पढ़ के अब मेरे साथ में क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस को ठीक कर पाएंगे। बहुत सारे क्या, लगभग सारे ही क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। और जिस भी बच्चे ने इंटेलिजेंस टॉपिक नहीं पढ़ा है, वो बच्चों पढ़ना और फिर इस क्लास को क्वेश्चंस को सोल्व करना। बहुत सारे क्वेश्चंस आप फिर सोल्व कर पाओगे, और जिसने पढ़ रखा है वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो आज है हमारा डे 4th। इंटेलिजेंस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने कोशिश की है कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके आगे रख सकूं। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट। कौन सा कारक बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करता है? रुको भाई एक बार, देखो कौन सा कारक बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करता है, बताओ। अब मैंने आपको इंटेलिजेंस जब शुरू किया था, मैंने सबसे पहले बताया था बुद्धि हमारी जन्मजात होती है। मतलब जो हमने बुद्धि, हम पैदा हुए हैं जितनी बुद्धि लेके, जितना आईक्यू लेवल लेके, हमारा वो लाइफ टाइम चलता है। बस फर्क ये रहता है उस बुद्धि में हम सुधार करते रहते हैं। सुधार कैसे? अपने एक्सपीरियंसेस से हम बहुत सारी नई नई बातें सीखते रहते हैं और हमारी इंटेलिजेंस और बढ़ती जाती है। लेकिन जो इंटेलिजेंस का आईक्यू लेवल है, जो हमने लेके पैदा हुए थे और तब तक जब तक हम मरेंगे, वो उतना ही रहता है। हम अपनी लाइफ में सिर्फ एक्सपीरियंसेस ऐड करते हैं, इंटेलिजेंस में कोई ऐड नहीं करते। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, कौन सा कारक बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है हेरिडिटी। क्या करती है? हेरिडिटी बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने जब सबसे पहली क्लास पढ़ाई थी, आंसर है इसका ए। मैंने मेरे प्यारे बच्चों जब सबसे पहली क्लास ली थी ना, मैंने उसमें शायद दूसरी लाइन ही यही बोली थी कि बुद्धि जन्मजात प्रेरक है। और यही पूछा गया है हेरिडिटी क्या होती है। आप जैसे अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से जैसे इंटेलिजेंस, जितनी बुद्धि थी, आप उन्हीं से आपके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट आता है। जैसे बहुत पेरेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हुई, जैसे विकलांगता है, तो आप देखने को बहुत सारे बच्चों में ऐसा मिलता है कि विकलांगता होती है। तो आपको याद रखना है बुद्धि एक जन्मजात प्रेरक है। ठीक है, तो जन्मजात मिलने वाली चीज हमें क्या है? बुद्धि। ये बात याद रखोगे। फिर आपको याद रखना है सबसे अधिक प्रभावित कौन करती है हमें? हेरिडिटी बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है। ठीक है, आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जैसे बुद्धि एक कारक किसने दिया, द्विकारक किसने दिया, बहुकारक किसने दिया, मल्टी इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत। इस टाइप से ये सारे क्वेश्चंस, आज जितने इंटेलिजेंस से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं वो सारे के सारे आज मैं इस क्लास में आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है, आराम से मेरे साथ पढ़ते चलना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, किसकी? हमारी इंटेलिजेंस की। और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है, चाहे पीआरटी लेवल हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, कहीं का भी, कहीं कोई भी स्टेट लेवल है, चाहे हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, जहां पे भी साइकोलॉजी आती है ना, हर जगह पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है स्टेट चेंज हो जाते हैं, साइकोलॉजी का सिलेबस चेंज नहीं होना। तो जो बच्चे कहते हैं, कोई मान लो हिमाचल से है, यूपी से, तो कह देते हैं मैम क्या हमारे लिए भी फायदेमंद है? बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, पूरे इंडिया में साइकोलॉजी तो सेम ही रहेगी ना। एक बच्चा साइंस पढ़ता है, मैथ्स पढ़ता है, वो चाहे हरियाणा में पढ़ ले, चाहे जाके तमिलनाडु में पढ़ ले, क्या मैथ्स चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होता, सिलेबस वही फिक्स रहता है। ठीक है, इस बात को आप दिमाग से निकाल दो कि हमारे कुछ हो रहेगा और यहाँ कुछ हो रहेगा। भाई वही टॉपिक्स है, वही सिलेबस है, सिलेबस कभी चेंज नहीं होते। स्टेट चेंज होते ही सिलेबस चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सभी टाइप के बच्चों के लिए, टाइप इन द सेंस चाहे यूपी टेट दो, चाहे एचपी टेट दो, D++ दो, कोई भी पेपर दो, हर जहां पे भी साइकोलॉजी आती है, हर किसी के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो भी मेरे प्यारे बच्चे हरियाणा के सीईटी की तैयारी या हरियाणा के एचटेट देंगे, उनके लिए सभी को पता है हरियाणा जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि
हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं, सीईटी में 25 नंबर की और एचटेट में 10 नंबर की हमारी हरियाणा जीके आनी है। हरियाणा वालों को तो सभी को हरियाणा जीके पढ़नी है। और साइकोलॉजी ऑल इंडिया लेवल का किसी भी टाइप का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे दिल्ली टीचिंग के हो, चाहे राजस्थान टीचिंग के हो, हर जगह साइकोलॉजी हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट चल रही हैं। हमने सारे का सारा तो सिलेबस कर लिया है साइकोलॉजी का, और अब हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी किए। उनमें से मैंने एक राजस्थान का भी टेट का जो एग्जाम हुआ था वो भी करवाया था मैंने आपको, ठीक है। ऐसे अब हम टॉपिक वाइज उठा रखे हैं क्वेश्चंस कि पहले टॉपिक पढ़ो और उसके बाद पेपर को सोल्व करो, फिर आपको पता लग जाएगा कि हमने जो पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है, क्या वो एग्जाम में आने लायक है या नहीं, ठीक है। इस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं बच्चों। ए का आंसर है ए, मतलब फर्स्ट का आंसर था ए। अब देखो, निम्नलिखित में से बुद्धि के बारे में सही क्या है। सबसे पहले तो दो चार बातें एक बार मेरे से सुनो, ध्यान से पढ़ो, बाद में सोल्व करेंगे। आप सबसे पहले मैंने बात बताई है, बुद्धि जन्मजात एक चीज है, मतलब आपको जन्म से ही मिलती है, बाद में बुद्धि का कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। बुद्धि बहुत प्रकार की होती है। किसी साइकोलॉजिस्ट ने कितने एक प्रकार की बता दी, किसी ने दो प्रकार की बता दी, किसी ने बहुकारक बता दिया, किसी ने बहुबुद्धि। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आपके पेपर में आएगा, वो सारे क्वेश्चंस के माध्यम से याद हो जाएगा। और वैसे भी मैंने पूरा टॉपिक इंटेलिजेंस का करा रखा है। दूसरी बात सुनो आप, जब भी इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सबसे पहले मेजरमेंट किसने किया, सबसे पहले टेस्ट किसने किया, एक कारक का सिद्धांत, तो सबसे पहले इंटेलिजेंस में नाम आ जाए ना, आप याद रखोगे, वो याद रखना है आपको। बिने, कौन है, स्टैनफोर्ड बिने इनका पूरा नाम है। तो स्टैनफोर्ड बिने ने इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी चीज है ना, वो सबसे पहले किसने की है, स्टैनफोर्ड बिने ने की है। आपको ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। एक आपको बुद्धि से रिलेटेड दो बातें याद रखनी है, एक होती है कन्वर्जेंट इंटेलिजेंस, एक होती है डाइवर्जेंट। एक ऐसी बुद्धि होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होती है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है ना, हमें बहुत सारी चीजों को एक जगह पे समाहित कर देती है। जब भी कन्वर्जेंट थिंकिंग की आएगी ना बात, मैंने बताया हो आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग तो वो जो एक ही बात को बहुत सारे डायरेक्शन में समझाए, वो तो होती है बच्चों डाइवर्जेंट थिंकिंग। फिर आती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, बहुत सारी चीजों का इकट्ठा करके एक चीज का निचोड़ निकालने हैं। आप, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैं ये बताना चाह रही हूँ, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है ना, मतलब डाइवर्जेंट तो बहुत डायरेक्शन में होगी, क्रिएटिव बच्चों में होती है, इंटेलिजेंट बच्चों में कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। और आपको याद रखनी है, जो अभी सारी जिसको चिंतन बोलते हैं ना, उनमें मेनली क्या होता है, वो फैक्ट बेस होती है, मतलब वो इंटेलिजेंस ही पे बेस्ड होती है। मैं आपको ये बात बताना चाह रही थी कि मान लो जिसमें ज्यादा बुद्धि होगी वो कन्वर्जेंट थिंकिंग के लगभग ज्यादा होती है। जैसे 2 + 2 4 होता है, या फिर 3 + 1 4 ही होता है। आपको इस टाइप से याद रखना है, 10 - 6 4 कर दो, या 10 - 4 = 6 कर दो। ये दोनों बातों में क्या आया, मतलब फिक्स आया कि आपको ये करोगे तो 10 में से 6 गया तो 4 ही बचेगा, और आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना, कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसमें होती है ना, उसमें क्या होती है, वो इंटेलिजेंट होते हैं। जो करेक्ट एक ही बात पे, फैक्ट पे बात करते हैं, वो क्या होता है, उसमें इंटेलिजेंट होता है। मैं आपको ये बात समझाना चाह रही थी। उम्मीद है ये बात जो मैंने बोली आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे, पढ़ो एक बार। निम्नलिखित में से बुद्धि के बारे में सही है, क्या चीज सही है। क्या बुद्धि समायोजित करने की क्षमता रखती है, बुद्धि अधिगम की क्षमता रखती है, या अमूर्त बुद्धि को तर्क करने की क्षमता है, या ये सभी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसका थोड़ा बहुत भी दिमाग काम करेगा वो सभी बता देंगे बच्चों। देखो, जो भी बच्चा इंटेलिजेंट होगा, जो भी बच्चा इंटेलिजेंट होगा, जो हम कहते नहीं है कई बार कि समझदार है, ये हर जगह एडजस्ट कर लेता है। तो जो समझदार होता है, मतलब हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको हम समझदार बोल देते हैं, लेकिन होता एक्चुअल में उसका नाम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इंटेलिजेंस होता है। तो जो इंटेलिजेंस लोग होते हैं, जिनमें बुद्धि होती है, उनमें एडजस्टमेंट करने की क्षमता होती है। ये बात बिल्कुल सही है। अधिगम की, जो इंटेलिजेंट होगा वही तो लर्निंग करेगा। अब कोई स्लो लर्नर है, या जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि टाइप के बच्चे हैं, जिसे इडियट, मॉडरेट, मोरॉन जिन्हें बोलते हैं, तो क्या वो हर चीज को सीख पाते हैं? नहीं। इंटेलिजेंट होगा वही लर्निंग करेगा। जड़ मूर्ख वाले कोई भी चीज को लर्न नहीं कर पाते, ठीक है। उनको जो वो फिक्स बातों को याद कर पाते हैं, लेकिन हर चीज को क्या नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते। तो एबिलिटी होती है लर्न, सीखने के, इंटेलिजेंस में बिल्कुल सही बात है। बुद्धि अधिगम की क्षमता होती है, जिसमें बुद्धि होगी वही सीखेगा, उसी में ये पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, एबिलिटी होती है।
अमूर्त बुद्धि को तर्क करने की क्षमता है, बिल्कुल है। अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि क्या होती है? मूर्त वो होती है जो आपके सामने दिखा, जैसे किसी मैकेनिक के पास गए टीवी ठीक कराने और हमने बोला कि भाई साहब हमारा टीवी खराब है, तो उसके पास हम ले गए, उसने वो टीवी देखा और वो ठीक कर दिया। इसका मतलब उसने किस प्रकार की बुद्धि का यूज किया? उसने किया मूर्त बुद्धि का यूज। किस कैसे? मूर्त बुद्धि का। जैसे चित्रकार पेंटर होते हैं, वो अपने माइंड में रखते हैं कि मुझे इस टाइप की, जैसे ड्राइंग करने वाले हो गए तो ड्राइंग कर दी उसने, तो उसके क्या सामने थी? नहीं, उसके माइंड में पिक्चर थी, तो वो क्या थी? जो चीज सामने नहीं थी फिर भी ड्रॉ कर दिया उसने, यूज किया अमूर्त बुद्धि का। और अमूर्त बुद्धि का भी वही यूज करेगा जिसके पास बुद्धि होगी, ठीक है। अमूर्त बुद्धि को तर्क करने की क्षमता होती है, बिल्कुल लॉजिकल, जिसके पास बुद्धि होगी वही लॉजिकल चीजें कर सकता है। तो इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों डी, ये सभी। समायोजित करने की भी क्षमता होती है, बुद्धि अधिगम की भी क्षमता है, अमूर्त बुद्धि को तर्क करने की क्षमता होती है, और ये सभी बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये सारी की सारी बातें, ठीक है। तो 2 का आंसर है डी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हर एक बच्चे के लिए जो टीचिंग की तैयारी करते हैं। जहां कहीं भी साइकोलॉजी आती है किसी भी एग्जाम में, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है और हर एक बच्चे को देखनी है और हर एक बच्चे को शेयर और सब्सक्राइब करनी है। जो भी नहीं करता है वो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे देती हूँ टेलीग्राम का, रोजगार विद पूनम अपना टेलीग्राम चैनल है, वो सभी ज्वाइन कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि ये जितनी पीडीएफ आती है ना, जितना मैं पढ़ाती हूँ वो सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रही हूँ अब मैं। तो आप टेलीग्राम पे देख सकते हो, जो एक्स्ट्रा एक आधी बातें बताई जाए, जैसे हरियाणा जीके की कल मैंने क्लास ली थी, उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बताई थी, तो मैंने आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दी। तो आपको फायदा ये हो गया, जो एक्स्ट्रा बातें थी वो भी आपको, डेट वगैरह सन वगैरह, वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये पीडीएफ दी जाती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जिसको हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, एचटेट के लिए 10 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, मैं क्लासेस ले रही हूँ। सभी बच्चों को सारी क्लासेस देख के पेपर में जाना है, चाहे वो सीईटी वाले हो चाहे एचटेट वाले। और एचटेट वाले जितने भी बच्चे हैं, हर एक बच्चे को साइकोलॉजी की सारी क्लास देख के फिर पेपर में जाना है। ऐसे नहीं जाना कोई क्लास छोड़ दी कोई ले ली। 2 का आंसर है बच्चों डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान बुद्धि व्याख्या प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के रूप में करता है? अब जिसने भी पढ़ रखा है ना वो सभी को आएगा। देखो, वो अमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट प्लान इंटेलिजेंस इन टर्म ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, पीएमए। इनका मानना था प्राइमरी, सुनो ध्यान से, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, ये किसने दी थी? ये मैंने उस टाइम भी बताया था, आपको फुल फॉर्म भी याद कराई थी। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ये किसने दी थी? आपको याद रखना है बच्चों, थर्स्टन ने। किसने दी थी? थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दी थी। मतलब थर्स्टन ने क्या दिया था? समूह कारक का सिद्धांत दिया था। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? आपके पेपर में आ जाए, याद रख लो ये बात भी। इसी ग्रुप फैक्टर में ही इन्होंने नाम बताया था, ये पीएम में, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो आप याद रखोगे, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी मेरे प्यारे बच्चों? ये दी थी थर्स्टन ने। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया थर्स्टन ने। और इस ग्रुप फैक्टर थ्योरी में थर्स्टन भाई साहब का मानना था कि हमारी जो इंटेलिजेंसी होती है, उसमें जो इंटेलिजेंस, हमारा जो माइंड है वो काम करता है, वो 7 मानसिक योग्यताएं होती है उसमें। मतलब 7 मेंटल लेवल होते हैं, प्राइमरी जो होते हैं, जिसे हमारे दिमाग में तार्किक योग्यता हो, मतलब हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। हमारे दिमाग में आंकिक योग्यता होती है, मतलब हम न्यूमेरिक वैल्यूज को जानते हैं। हमारे दिमाग में क्या क्या बताया था मैंने, बताओ आप लोग? वर्ड की बताई थी, स्पेशल स्थानिक बताई थी, इस टाइप से 7 मानसिक योग्यता बताई थी। सातों की सातों आपको याद रखनी है, पेपर में पूछ सकते हैं कि ये किसने दी थी, तो आपको सातों के सातों मानसिक योग्यताएं याद होनी चाहिए। एक आपको याद होना चाहिए, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया? याद रखोगे, थर्स्टन ने दिया। थर्स्टन ने ही ये 7 प्राइमरी मानसिक योग्यताएं दी थी, जिसका नाम है पीएमए, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं 7 प्रकार की हैं, ये भी याद रखोगे। ये 7 प्रकार की, जिसने भी क्लास नहीं ली है, सातों की सातों आप देख लेना मेरी क्लास में, इंटेलिजेंस के टॉपिक में। थर्स्टन की जो ये मेमोरी है ना, ये मैंने बहुत डिटेल में करवाई हुई है आपके पास, ठीक है। तो ये याद रखोगे ये बात, ठीक है, कर लोगे।
तो आंसर है थर्ड का डी। रुको भाई एक बार, क्या गड़बड़ आ गई? हाँ देखो, गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि को सूचीबद्ध किया जो इनमें से नहीं है। गार्डनर हैज लिस्टेड इंटेलिजेंस ऑफ 7 टाइप्स विच इज नॉट अमंग दम। देखो 2-3 बातें याद रखनी है आपको। अगर आपके पेपर में आ जाए प्राथमिक मानसिक योग्यता, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, प्राथमिक मानसिक योग्यता, समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, आप याद रखोगे ये दी थर्स्टन ने अभी बताया था। ठीक है, किसकी है ये है थर्स्टन की, कुछ भी पूछ ले आपसे। ठीक है, फिर आप याद रखोगे मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, अलग अलग बातें हैं, ध्यान से सुनना। फिर आता है मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। ये अंतर देखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उम्मीद करूंगी आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। मल्टी फैक्टर मतलब समूह कारक, मल्टी नहीं, ये था ग्रुप फैक्टर, ये था ग्रुप फैक्टर। ठीक है, ग्रुप फैक्टर को हिंदी में समूह कारक बोलते हैं। ये मल्टी फैक्टर आ जाए तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, थॉर्नडाइक। क्या रखना है? थॉर्नडाइक। आप याद रखोगे, बहुत सारे कहना इनका था मल्टी फैक्टर, आपकी इंटेलिजेंसी में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने कहा था, ये बात याद रखनी है। और हार्वर्ड गार्डनर थे, हार्वर्ड, इनका गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर पूरा नाम है। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि जो मल्टी फैक्टर बता रहे हो ना, बहुत सारे फैक्टर नहीं होते, बुद्धि ही बहुत प्रकार की होती है। मतलब मल्टी इंटेलिजेंस, क्या बताया? बुद्धि ही बहुत प्रकार की होती है। ये बात किसने बताई? ये बताई थी हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने बताई थी? हार्वर्ड गार्डनर ने। अगर आपके पेपर में आ जाए मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, आप याद रखोगे हार्वर्ड गार्डनर। अगर पेपर में आ जाए मल्टी फैक्टर थ्योरी, याद रखोगे थॉर्नडाइक। अगर पेपर में आ जाए ग्रुप फैक्टर थ्योरी, आप याद रखोगे थर्स्टन। तीनों डिफरेंट बातें हैं और तीनों बातें आपके सामने रख दी है, आप तीनों की तीनों बातें याद रखोगे। देखो, अब जिसको भी ये 7 प्रकार की मल्टी इंटेलिजेंस याद है ना, वो बता पाएगा। एक तो आप यहां पे याद रखना, हार्वर्ड गार्डनर की क्या है? मल्टी इंटेलिजेंस। यहां तो इस टाइप से क्वेश्चन आया है, आपके पेपर में ऐसे भी आ सकता है, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? तो याद रखोगे हार्वर्ड गार्डनर ने दी। देखो इसमें क्या क्या चीज हो सकती है बताओ आप। मैंने बताई हो, ये लिंग्विस्टिक भाषाई बुद्धि होती है। मतलब आप कुछ भी अच्छा बोल सकते हो, मतलब आप ऐसे सीखते हो। इंटेलिजेंस ऐसी होती है कि आप जो भाषा बोल रहे हो उसका प्रॉपर वे, प्रॉपर यूज कर पा रहे हो, सही तरीके से किस शब्द को किस टाइम बोलना है, वो होती है भाषाई बुद्धि। मतलब आपका भाषा का पूरा विकास है, आपके दिमाग पूरा प्रॉपर तरीके से भाषा को बोलने में यूज हो रहा है, होती है भाषाई बुद्धि। ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है और एक होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल होता है बच्चों खुद से रिलेटेड। जब आप ऐसी बुद्धि का यूज करते हो जो आप खुद की बुद्धि, खुद के लिए यूज कर रहे हो ना, वो होता है इंट्रापर्सनल, खुद के लिए, स्वयं के लिए। और इंटरपर्सनल होता है दूसरों के लिए। जब आप ऐसी बुद्धि का यूज कर रहे हो जो आपको किसी काम करने के लिए, दूसरे के लिए यूज करना है, या दूसरा जो बोल रहा है उसको आप समझ पाओ, वो होती है कौन सी? इंटरपर्सनल। इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता, विकासात्मक बुद्धि भी होती है लेकिन संवेगात्मक बुद्धि नहीं होती। जिस भी बच्चे ने संवेगात्मक बुद्धि नहीं होती, इसका आंसर है फोर्थ का सी। विकासात्मक भी होती है, डेवलपमेंट इंटेलिजेंस। आपके जैसे जैसे आपका विकास होता चलता है, आपकी बुद्धि का स्तर भी और निखरता चलता है। बुद्धि नहीं बढ़ती, बस उसका स्तर निखरता चलता है। ये आपको बात याद रखनी है। जिस भी बच्चे ने ये थ्योरी नहीं पढ़ रखी, वह मैं अब बता सकती हूं दावे के साथ कि वो बच्चा फंस रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी को इंटेलिजेंस टॉपिक पूरा कर लेना है। मैंने सारी क्लास में 4-5 क्लास में मैंने इंटेलिजेंस का टॉपिक करवाया है। 4-5 क्लास में जाके पूरा हो, तो सारी की सारी क्लासेस देख लेना। अगर नहीं आती है तो देख लेना, आती है तो मेरे साथ सोल्व कर रहे होगे, उनको तो दिक्कत आई नहीं रही होगी। तो हार्वर्ड गार्डनर की 7 प्रकार की बुद्धि मैंने बताई थी, लिखाई थी, वो याद कर लेना। और इसमें मैंने संवेगात्मक बुद्धि नहीं लिखाया था, तो बच्चों फोर्थ का आंसर है सी। ठीक है, देख लो एक बार ध्यान से।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के सिद्धांत में कौन सा सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति की वकालत करता है? विच वन ऑफ द theories of intelligence advocates the presence of general intelligence G and specific intelligence S? ये कहना चाह रहा है, ये जो जनरल स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है जी और एस किसने दिया, ये बात पूछी गई है। अब जिसने पढ़ रखा है वो तो बिना ही सोचे समझे फटाफट अब तक आंसर कर दिया होगा, लेकिन जिसको नहीं आता वो आप एक आधी जो एक्स्ट्रा बात बता रही उनको सुनते चलना। यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत, किसने दिया था? ये याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, बिने ने। मतलब बिने का मानना था हमारी बुद्धि एक खंड है, उसको आप विभाजित नहीं कर सकते। मतलब आपकी बुद्धि एक ही खंड में है, जो आपने सोचा, आपके दिमाग ने सोचा वो एक ही डायरेक्शन में सोचता, और कोई डायरेक्शन माइंड में होती ही नहीं है। मतलब यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी? अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप याद रखोगे बच्चों, ये दी थी किसने? बिने ने। ठीक है, अब आती है सेकंड यूनिफैक्टर होगी, फिर आती है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी दी थी भाई साहब किसने? स्पीयरमैन ने। स्पीयर भाई साहब का मानना था टू फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस की स्पीयरमैन ने दी, याद रखना। भाई साहब का मानना था कि टू फैक्टर में एक होता है जी और एक होता है एस। ठीक है, जी मतलब जनरल, एस फॉर स्पेसिफिक। इन्होंने बताया था जो जनरल होती है ना, ये हर किसी में बुद्धि है, ये होती है हमें वंशानुगत। क्या होती है? वंशानुगत। जो जनरल बुद्धि होती है ये हम अपनी हेरिडिटी से लेके पैदा होते हैं। ठीक है जी, जनरल ये हम अपने हेरिडिटी से लेके पैदा होते हैं। एस फॉर होती है स्पेसिफिक, ये हमें मिलती है वातावरण से, अपने एनवायरमेंट से। तो आपके पेपर में आ जाए क्वेश्चन क्या? टू फैक्टर थ्योरी किसने दी? आप याद रखोगे टू फैक्टर दी मेरे प्यारे बच्चों स्पीयरमैन ने। ठीक है, फिर आता है स्पीयरमैन ने दो टाइप की बुद्धि बताई, एक होती है जी टाइप, एक होती है एस टाइप। जी मतलब जनरल थ्योरी, एस मतलब स्पेसिफिक थ्योरी। ठीक है, जनरल थ्योरी में बताया इन्होंने जो हमारे पास बुद्धि होती है जी टाइप की जनरल, वो होती है हमें हेरिडिटी से मिलती है। ठीक है, किसे मिलती है? हेरिडिटी से। जी किससे मिलती है? वंशानुगत हेरिडिटी से। और इन्होंने बताया एस होती है स्पेसिफिक, ये मिलती है हमें वातावरण से। और यही क्वेश्चन पूछा गया है, एस और ये क्या किस कहा गया? स्पीयरमैन का दो कारक का सिद्धांत और जी और एस। अगर यहां से याद रखोगे जी एस फैक्टर किसने दिए? स्पीयरमैन ने। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी? स्पीयरमैन ने। जी का मतलब है जनरल, एस का मतलब है स्पेसिफिक। जनरल बुद्धि होती है, स्पीयरमैन का मानना है ये हमें अपने वंशानुगत मिलती है, हेरिडिटी से मिलती है। और एस होती है स्पेसिफिक बच्चों, ये हमें किससे मिलती है? अपने एनवायरमेंट से मिलती है। मतलब हम जो अपने एनवायरमेंट से चीजों को सीखते हैं, वहां से स्पेसिफिक बुद्धि हमारे माइंड में क्या होती चलती है? अचीव होती चलती है। ये किसका मानना था? स्पीयरमैन का। तो फिफ्थ का आंसर है बच्चों सी। ठीक है, आज बच्चों मैं थकी हुई हूं बहुत ज्यादा, आज थोड़ा सा जो पढ़ाने का एनर्जी है ना वो थोड़ी सी आज लो है मेरी। ठीक है, क्योंकि आज मुझे बहुत काम थे पूरे दिन, आज मैं थक गई पढ़ाते तो क्या काम करते करते। इंटेलिजेंस टेस्ट आर यूजफुल फॉर, बुद्धि परीक्षण उपयोगी होते हैं, किसके लिए होते हैं बताओ आप? जो आप ये इंटेलिजेंस के टेस्ट करते हो ना, ये आप किस किस के लिए उपयोगी हो सकते हैं बताओ? इंटेलिजेंस टेस्ट क्यों करते हैं आप? एक इंसान की हर चीज को मेजर करने के लिए। वो क्या क्या मेजर करते हो? यहां से साफ पता लगने लग रहा है, आप बताओ आंसर। कोई भी बच्चा इंटेलिजेंस, मान लो एक बच्चा क्लास में पढ़ता है और वो एक तो सही पढ़ता है, कम पढ़ता है, आपका उसका इंटेलिजेंस का टेस्ट कर सकते हो कि वो बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा, उसके शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण क्या है। ऐसा इंटेलिजेंस टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। तो ऐसा होता है, परीक्षण उपयोगी होते हैं। कोई भी इंसान मेंटल को स्ट्रेस है, स्ट्रेस मेंटली होगा, जो स्ट्रेस है उसका भी पता इंटेलिजेंस से, ये कि क्या रीजन है, ये स्ट्रेस में क्यों है, इंटेलिजेंस टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो पता लगता ही है इससे। तो आंसर है बच्चों ऑल ऑफ द अबव। तो बुद्धि परीक्षण से आप हर एक चीज को मेजर कर सकते हो। शिक्षा में पिछड़ापन क्यों है, मानसिक तनाव क्यों है, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्यों है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी बुद्धि परीक्षण से हम सब चीजों को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, 6 का आंसर है डी। आज एक्स्ट्रा कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बच रही बच्चों आज क्लास में। चलो कोई बात नहीं, ऐसे हम एनर्जेटिक बंदे हैं, पढ़ाते रहेंगे ऐसे ही, थकेंगे नहीं, ना आपको थकना ना मुझे थकना, ठीक है। सुनो, देखो गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक रूप नहीं है। अभी बताया था हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर का 7 टाइप का बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि, मल्टी इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत कितने प्रकार की बताई इन्होंने? बताई कि हमारी बुद्धि 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। अब पूछा इनमें से कौन सी नहीं है। अब जिसने भी 7 प्रकार की हार्वर्ड गार्डनर की नहीं पढ़ी है ना, वो जरूर पढ़ लेना। अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। देखो इन्होंने बिल्कुल बताई थी, स्थानिक बताई थी, ठीक है। क्या बताई थी? स्थानिक बताई थी। आप बताओ, आप इन्होंने बताया था इंटेलिजेंस 7 प्रकार की, ये तो है ही नहीं। पूछा है कौन सा नहीं है? स्पेशल, स्थानिक। जो बच्चा जिस बुद्धि का यूज करके, जैसे स्थानिक बुद्धि वो होती है जैसे आप किसी एक जगह पे जाए, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली जाए, ठीक है, और आपको फिर अब हिसार से दिल्ली जाना पड़ गया, छोटा सा एग्जाम्पल। जिसने पहले रास्ता पता है वही वहां तक जा पाएगा। एक बार आपने सिर्फ हिंट दी और वो बंदा वहां से बताने के बाद दिल्ली पहुंच गया, इसका मतलब उसकी प्रॉपर स्पेशल इंटेलिजेंस, मतलब स्थानिक बुद्धि काम कर रही है, क्योंकि उसने बताया और उसने उस स्थान को जाके ढूंढ लिया। ये होती है हमारी स्थानिक बुद्धि, ठीक है। बॉडी काइनेसिस, शारीरिक गतिक बुद्धि भी होती है, बिल्कुल। जो ये एक डांस करते हैं ना, अलग अलग टाइप के, गरबा टाइप के, कुछ भी लगा लो, जितने भरतनाट्यम वगैरह, तो इनमें शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। मतलब किस पोस्चर को किस हिसाब से बनाना होती है, ये शारीरिक गतिक बुद्धि बताई थी। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल अभी बताई थी, लेकिन ये वाली नहीं बताई थी, विजुअल ऑडिटरी डायमेंशन। तो इसका आंसर है 4th। हार्वर्ड गार्डनर की 7 प्रकार की बुद्धि आपको याद करके जानी है। देखो 3 तो यही है, स्थानिक होगी, शारीरिक गतिक बुद्धि होगी, तार्किक है, अंतःपरा है, इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है, लॉजिकल है और न्यूमेरिक है। ये इस टाइप से सारी याद रखनी है। बस ये नहीं होती, ये नहीं बताई हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर 7 प्रकार की कौन कौन सी बुद्धि है वो याद रखोगे, ये याद रखोगे। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। तो 7th का आंसर है बच्चों डी। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। अचेतन मन का अध्ययन है। अचेतन मन, ये किसने बताया था? ये बताया था सिगमंड फ्रॉइड ने। क्या बताया था? सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था हमारे मन की तुलना बर्फ के चट्टान से की है। सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे मन की तुलना किससे की है? बर्फ के चट्टान से की है। उनका मानना था एक इंसान में 3 टाइप का, एक इंसान का 3 टाइप का मन होता है। चेतन मन, कॉन्शियस मन, कॉन्शियस माइंड हो गया, इंग्लिश में साथ साथ बोलो, याद रखना, कॉन्शियस माइंड। अर्धचेतन मन मतलब सब कॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। थर्ड है अचेतन मन, और सबसे ज्यादा सिगमंड फ्रॉइड ने अचेतन मन को ही प्राथमिकता अचेतन मन को ही दी थी। सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे मन की तुलना बर्फ की चट्टान से की है। इनका यह भी मानना था अगर हमारा दिमाग 10 है तो उसमें से 9% हमारा अचेतन मन ही है। क्या है? अचेतन मन। और सिगमंड फ्रॉइड ने प्राथमिकता किसको दी थी? अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड को ही दी थी। ये भी आप बात याद रखोगे। तो अनकॉन्शियस माइंड को किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने। ये याद रखना है। सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था 3 प्रकार का मन है, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन क्या होता है? जैसे मैं आपको अब पढ़ा रही हूं और आप सुन रहे हो, इसका मतलब आपका चेतन मन काम कर रहा है। अर्धचेतन मन, जैसे आपने किसी अनजान व्यक्ति, अनजान तो क्या, पहले देखे हुए व्यक्ति को उसने आपको पहचान लिया, आपने नहीं पहचाना, उसने आपको कहा, आपने पहचाना, मैंने आपको कहीं देखा हुआ है। हम थोड़ी देर बाद याद करके और फिर कहते हैं हाँ हाँ हम वहां मिले थे। इसका मतलब हमारे वहां पे हमने कौन से माइंड का यूज किया? अर्धचेतन का मन, अर्धचेतन मन का यूज किया। मतलब हमारे दिमाग में वो चीजें दबी हुई थी और हमने रिकॉल करने के लिए अपने माइंड पे प्रेशर दिया, तो वो बातें हमें क्या हो गई? याद हो गई।
ये होता है अर्ध चेतन। और अचेतन मन बहुत सारी हमारी लाइफ में जो हमारी विशेष होती है, हमारी इच्छाएं होती है, वो हम पूरी नहीं कर पाते। जब वो पूरी नहीं होती तो वो हमारे मन के पिछले हिस्से में चली जाती है, दिमाग के मतलब अचेतन मन में दब जाती हैं वो चीजें। ये किसका मानना था? सिगमंड फ्रॉइड का। और अचेतन मन पे ही ज्यादा ध्यान दिया। ये बातें याद रखनी है, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड ने किससे तुलना की है? बर्फ की चट्टान से हमारे मन की तुलना की है। ये भी बात याद रखोगे। तो देखो, स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड किसमें करोगे? मैंने आपको बताया था साइको एनालिटिक थ्योरी, साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। और अभी बताया है किसने काम किया इस पे? अचेतन मन पे सिगमंड फ्रॉइड ने। और इसकी थ्योरी क्या थी? साइको एनालिटिक थ्योरी। और इसी के बेस पे क्या बताया था इन्होंने? अचेतन मन बताया था, मनोविश्लेषणात्मक विधि, मतलब मन का विश्लेषण करना, दिमाग का। ठीक है, नाम से पता लग रहा है अचेतन मन, सिगमंड फ्रॉइड ने बताया। ये बात आपको याद होगी। फिर आपको याद रखना है मनोविश्लेषणात्मक। मनोविश्लेषण का मतलब है मन का विश्लेषण करना, मन को एनालाइज करना। मन को एनालाइज किस प्रकार से किया? हमारा 3 प्रकार का मन है, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, इस टाइप से किया। ये आप याद रखोगे तो 8th का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ए। अब पढ़ो 9th क्वेश्चन। बुद्धि की क्षमता क्या है? क्या बुद्धि की क्षमता ये है कि एजुकेशन एक बुद्धि की क्षमता है? बताओ, क्या थिंकिंग पावर बुद्धि की क्षमता है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, या स्टूडेंट? देखो, स्टूडेंट और एजुकेशन तो है ही नहीं, साफ ही पता लग रहा है। बुद्धि की एबिलिटी पूछी गई है, इसमें एजुकेशन, हाँ ये हो सकता है आपके पास अच्छी बुद्धि है तो आप एजुकेशन अच्छी ले सकते हो, लेकिन बुद्धि की ये एबिलिटी है कि आप एजुकेशन हो ना, ये बात नहीं जची, ना ही आप स्टूडेंट की बात जची। आंसर होगा बी और सी में से सोच के बताओ मुझे क्या होगा। देखो, क्वेश्चन है इंटेलिजेंस इज द, इंटेलिजेंस की एबिलिटी है। अगर आपके पास अच्छी इंटेलिजेंसी है तो आपके पास ये एबिलिटी है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस गए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। ये इंटेलिजेंसी की एबिलिटी है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे और आपके प्रॉपर आपका दिमाग काम करता है तो आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हो बाहर, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ये अच्छी बुद्धि के क्या है? सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों 9th का सी। अब देखो 10th क्वेश्चन। अभी बताया था मैंने एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया? आप याद रखोगे, अल्फ्रेड बिने ने एकल कारक का सिद्धांत दिया था। यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी? वन फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी अल्बर्ट बिने ने दी थी। ठीक है, अल्बर्ट बिने, स्टैनफोर्ड बोल गई थी मैंने, हाँ स्टैनफोर्ड बिने नहीं बच्चों, अल्बर्ट बिने। स्टैनफोर्ड बिने अलग भाई साहब है, स्टैनफोर्ड बिने ने नहीं, अल्बर्ट बिने ने यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी। आपको ये याद रखना है, अल्बर्ट बिने का मानना था कि जो हमारी बुद्धि होती है बस एक ही डायरेक्शन में सोचती है और कोई डायरेक्शन बुद्धि की होती ही नहीं है, बस एक खंड इकाई होती है, एक ही चीज को सोचती है। वो किसका मानना था? वो मानना था अल्बर्ट बिने का। ये याद रखना है, 10th का आंसर है ए। अभी बताया एकल कारक का सिद्धांत दिया बिने ने, द्विकारक का सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, द्वि के साथ साथ त्रि भी बताया था, वो भी आपको याद रखना है, वो दिया था स्पीयरमैन ने। त्रि भी और द्वि भी दोनों स्पीयरमैन ने दिए थे। फिर आपको याद रखना ग्रुप फैक्टर थ्योरी अभी बताई है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी? थर्स्टन ने। फिर आपको बताया मैंने मल्टी फैक्टर थ्योरी, मतलब बहुत सारे इंटेलिजेंस के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ये किसने दिया? बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। और समूह कारक किसने दिया? थर्स्टन ने। फिर बताया मैंने बहुबुद्धि का, बहुकारक तो थॉर्नडाइक का है, बहुबुद्धि मतलब एक बुद्धि के बहुत सारे कारक हैं, थॉर्नडाइक ने बताया। और इंटेलिजेंस बहुत टाइप की होती है, बहुबुद्धि का सिद्धांत मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? हार्वर्ड गार्डनर ने। एक आपको याद रखनी है, कैटल ने दी थी ये तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये भी आप याद रखना, पेपर में आता है तरल एवं ठोस का सिद्धांत। तरल एवं ठोस का सिद्धांत किसने दिया? आप याद रखोगे, कैटल ने। किसने दिया? कैटल ने। भाई हमारी कैटल है, उसमें हम लिक्विड चीजें डालते हैं ना, तो ऐसे याद रख लेना। तरल एवं ठोस का सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने दिया था। और जो तरल बुद्धि बताई है वो कैसी बताई है? वो बताई है बच्चों वंशानुगत। ये भी बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तरल बुद्धि कैसी होती है? वंशानुगत। और ठोस होती है वो कैसी होती है? वातावरण से। ठीक है, मतलब लिक्विड एंड क्रिस्टल थ्योरी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड एंड क्रिस्टल थ्योरी। लिक्विड एंड क्रिस्टल थ्योरी किसने दी? कैटल ने।
लिक्विड का संबंध है हेरिडिटी से और क्रिस्टल का संबंध है एनवायरमेंट से। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। एक और थ्योरी आती है ए एंड बी थ्योरी। किसने दी? ए एंड बी थ्योरी। इसको आप ए और बे सिद्धांत भी बोल सकते हो, ए और बे, ठीक है। ए और बे सिद्धांत किसने दिया? आप याद रखोगे, ये दिया था हैब ने। ए बे ऐसे याद रखना, ए बे किसने दिया? हैब ने। ये जो एक्स्ट्रा बता रही हूँ ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो एक कारक का सिद्धांत किसने दिया बच्चों? अल्बर्ट बिने ने। 10th का आंसर है बी। और ये भी सारे याद रखना, तरल ठोस का सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने। जो तरल है वो वंशानुगत है, कैटल ने। जो ठोस है वो वातावरण से है। लिक्विड एंड क्रिस्टल थ्योरी इसको बोलते हैं, कैटल ने दी। एक आप याद रखोगे ए एंड बी थ्योरी, ए और बे सिद्धांत दिया था हैब ने। तो ये है हमारा 11th क्वेश्चन। देखो, दो लड़कों का IQ 120 है, यदि निष्कर्ष निकाला जा सकता है कैसे? 2 बॉयज हैं, उनका IQ लेवल कितना है? 120 है। इसका मतलब नॉर्मल IQ होता है उससे तो ऊपर है, मतलब क्या है? वो जीनियस बच्चा है, ठीक है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, दो लड़कों का IQ सेम है तो निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? लड़के मानसिक दृष्टि से समान है, या दोनों लड़कों के माता पिता औसत से अधिक बुद्धि के हैं, दोनों लड़के अकादमिक प्रदर्शन में सबल होंगे। उपरोक्त में से कोई भी सत्य आवश्यक नहीं है। बताओ आप, 11th आंसर बताओ आप। क्वेश्चन ये है आपके पास, दो लड़के हैं, उनका IQ 120 है, ठीक है। तो क्या आप उससे ये एनालाइज करोगे कि उसके पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो ही वो इंटेलिजेंट होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जरूरी नहीं है जो पेरेंट्स इंटेलिजेंट होंगे उनका ही बच्चा इंटेलिजेंट होगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जो पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं या फिर कम ज्ञान है, थोड़े से मंद बुद्धि है, उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो दो लड़के मानसिक दृष्टि से समान है ऐसा नहीं है। दो लड़कों मानसिक दृष्टि से समान IQ है इनका, मानसिक दृष्टि, दिमाग की जो सोचने की देखने की शक्ति है वो सेम हो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दो लड़कों के माता पिता औसत से अधिक बुद्धि के माता से संबंधी है, दोनों लड़के अकादमी का। तो कुछ भी सत्य आवश्यक नहीं है। आप इसके बारे में बिल्कुल करेक्ट ये बात नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं कहोगे आप इसमें कैसे कह दोगे कि लड़के मानसिक दृष्टि से समान है? मान लो आपका भी IQ 120 है, मेरा भी IQ 120, क्या मानसिक दृष्टि, क्या मेरा किसी चीज को देखने का नजरिया सेम है और आप उसी चीज को अपने दिमाग से देखने का नजरिया सेम रखते हो? अपने आप से देखो, रखते हो क्या? नहीं रखते। तो इसीलिए ये आंसर नहीं। माता पिता औसत से अधिक बुद्धि के, अभी बताया दोनों लड़कों के माता पिता कमजोर होंगे तो भी उनके बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं। प्रदर्शन का तो कोई संबंध ही नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई भी सत्य आवश्यक नहीं है, मतलब सत्य तो है लेकिन हर बात यही हो ये जरूरी नहीं है। तो आंसर है 11th का डी। अब देखो 12th क्वेश्चन, बुद्धि के संदर्भ में कौन सा सही कथन है? पढ़ो आप। अभी पढ़ा था हमने, बुद्धि समायोजन करने की क्षमता है, सीखने की क्षमता अमूर्त बुद्धि है, तो सभी बताई थी, अभी मैंने आंसर बताया था, याद रखोगे। 12th का आंसर है डी, ठीक है। तो 12th का आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डी आंसर है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा गिलफोर्ड द्वारा SI मॉडल और IR मॉडल दिया गया है। कब दिया गया है? क्वेश्चन ये पूछा, ये सिर्फ और सिर्फ रटने का क्वेश्चन है। गिलफोर्ड ने जो दिया था, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये दिया था 1966 में। कब दिया था? 1966 में। ये आप याद रखना। तो 13 का आंसर है बी। जितने पहले तो आपको इंटेलिजेंस का टॉपिक जरूर आपको पढ़ लेना है, फिर भी मैं बहुत सारे किस किस ने दिए ये बातें बता रही हूँ, इनको ध्यान से सुन लेना। लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ इनसे बात नहीं बनेगी, पूरे का पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो जिस भी बच्चे को नहीं आता, क्लासेस पूरी देख लेना, साइकोलॉजी की, इंटेलिजेंस की जो क्लासेस हैं, क्योंकि आपके पेपर में चाहे PRT लेवल, TGT, PGT कोई भी लेवल हो, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में हर हाल में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 13 का आंसर है बी, ये याद रखना। और भाई जिसको भी हरियाणा जीके की क्लास लेनी है, मैंने कल भी ली है, बहुत सारी क्लासेस पहले भी ली है जहां मैराथन लिख रखी है, इसका मतलब वो HTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा रखे हैं, कोई CET के लिए उठा रखे हैं, सारे आपको पढ़ के जाने हैं। जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन CET में पूछा गया वो HTET में नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपके HTET में भी वही क्वेश्चन, ठीक है। बुद्धि को आमतौर पर इंटेलिजेंस इज यूजुअली डिफाइंड बाय यूजिंग ए डैश डेफिनेशन। सब्जेक्टिव हो, मैथमेटिकल, अब कोई सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ रहे हो, परिचालन, ये ऑपरेशनल होती है, यूजुअली डिफाइंड यूजिंग ए ऑपरेशनल डेफिनेशन। मतलब
आप ऑपरेशनल का मतलब है या ऑपरेशन से संबंध नहीं है, आप किसी चीज को आमतौर पर परिचालन परिभाषा का उपयोग करके परिभाषित किया जा सकता है। आप हर एक साइकोलॉजिस्ट ने हर बुद्धि को अलग अलग टाइप से चलाया है। बुद्धि एक प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, तो इस टाइप से आप क्या कह सकते हो, ये ऑपरेशनल है। ठीक है, तो 14 का आंसर है बी। 15th क्वेश्चन देखो, बुद्धि के पहले उपयोगी व्यक्तिगत परीक्षण के विकास और डिजाइन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, बताओ। The person responsible for the development and design of the first usual individual test of the intelligence, बताओ, बताए हुए हैं ये, अभी थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने समझाया था। क्या बताया था? कोई भी टेस्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, रिस्पॉन्सिबल पेमेंट डिजाइन के लिए फर्स्ट, अभी बताया था, जहां पे भी फर्स्ट आ जाए टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, आप बिना देखे सोचे समझे बिने कर देना, अभी बताया था। 15 का आंसर है सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही जाति के व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति समान होती है, किसने कही थी? बिल्कुल बहुत अच्छी डेफिनेशन है और पेपर में आई हुई डेफिनेशन है, बताओ आप किसने कहा था? बेसिक टेंडेंसी आर द सेम इन इंडिविजुअल ऑफ द सेम कास्ट, हु सेड दैट, ये बताया था भाटिया ने। ये भाटिया का टेस्ट भी आता है आपके पेपर में, तो 16 का आंसर है बी। इसके टेस्ट है ना बिने के, ये सॉरी इंटेलिजेंस के, वर्बल, नॉन वर्बल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के, जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट, पोर्टियस भूलभुलैया टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको पेपर में करके जाने, सारे करा रखे हैं बच्चों मैंने। 16 का आंसर है बी। नेक्स्ट देखो, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों में विशेषज्ञ बुद्धि, आप उन्हें सिखाओगे, क्या सिखाओगे? मतलब सम स्टूडेंट्स ऑफ योर हैव स्पेशल इंटेलिजेंस है, यू विल टीच देम, आप उनको कैसे टीच करोगे? क्वेश्चन ये है आपका। कक्षा के साथ टीच करोगे, उच्च कक्षा के साथ करोगे, सही कार्यक्रमों का उपयोग करके, केवल जब वे चाहते हैं। देखो बच्चों, स्पेशल इंटेलिजेंस बच्चे होंगे ना, आप विद द क्लास भी पढ़ा सकते हो, लेकिन आप जो नॉर्मल क्लास होती है उसी के साथ पढ़ाते रहोगे तो वो बच्चे इंटेलिजेंट है, तो वो बच्चा बोर हो जाएगा, फिर शरारत करेगा, फिर क्लास डिस्टर्ब होगी, तो आप हमेशा उस क्लास में नहीं, आप उसको एक्स्ट्रा काम दोगे, तो ये जरूरी नहीं है। विद हाई क्लासेस कैसे पढ़ा दोगे भाई? 11th स्टैंडर्ड का बच्चा है और आप उसको 12th की बुक कैसे पढ़ाओगे? 11th की तो पढ़ानी पड़ेगी, बेशक कितना ही इंटेलिजेंट बच्चा हो। विद द यूज ऑफ परफेक्ट प्रोग्राम्स, ये बिल्कुल सही बात है। परफेक्ट प्रोग्राम कैसे? आपके पास एक स्पेशल इंटेलिजेंस वाला बच्चा है और सारे बच्चे एवरेज हैं, आप उनके साथ तो, जो एवरेज बच्चे उनके साथ तो पढ़ाओगे क्योंकि हम समावेशी शिक्षा कराते हैं, सबको समाहित करके शिक्षा देते हैं, ये बात तो हो गई। लेकिन जब उस बच्चे को बात याद हो गई और बच्चे याद कर रहे, तो वो बच्चा उस टाइम पे बोर हो जाएगा कि मैं अब क्या करूं, तो उसको कुछ आप स्पेशल कार्यक्रम दोगे, सब स्पेशल काम दोगे, तो वो बच्चा क्या रहेगा, उसमें बिजी रहेगा, इस वजह से क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लास बिल्कुल क्या रहेगी सभी बच्चों के लिए, फिर वो फायदेमंद रहेगी, बोरिंग नहीं होगी और इंटरेस्टिंग बनी रहेगी, सभी बच्चों को हर चीज समझ आएगी, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो सही कार्यक्रमों का उपयोग करके, तो आंसर है बच्चों 17 का सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि क्षमता है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ, अभी बताया था, देखो कितना घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। बुद्धि अगर अच्छी है तो आपके पास ये क्षमता है कि आप बुद्धि का प्रयोग करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो, ये इंटेलिजेंस की एबिलिटी है बच्चों। 18 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, क्रॉनिकल आयु है 4 वर्ष, देन द व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ चाइल्ड। ठीक है, आपको आईक्यू बताना है। देखो आईक्यू का फॉर्मूला बताया था मैंने बच्चों, टर्मन ने दिया था 1916 में। 1916 में किसने दिया था? टर्मन ने। इनका मानना था मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ये किसने दिया था फॉर्मूला? ये दिया था टर्मन ने। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है। बताओ आप, आईक्यू ही पूछा गया है, मानसिक आयु उसकी 5 वर्ष है, आप रख दो 5 वर्ष का हो गया, और वास्तविक आयु इसकी 4 की है। मतलब देखो आप कैसा आएगा, 125। इसका मतलब वास्तविक आयु से उसका ज्यादा दिमाग चल रहा है, मतलब 4 साल का, और 5 साल जितने बच्चा दिमाग काम कर रहा है, उसका मतलब उसका आईक्यू लेवल कितना है? 125। यही है। तो 19 का आंसर है ए,
125 है उसका आईक्यू लेवल। इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन आए तो आप ऐसे पुट कर लेना, ऐसे पुट करके आप जरूर निकाल पाओगे। आपको ये बात याद रखनी है। आप ये भी याद रखोगे ये वाला फॉर्मूला कब दिया था, टर्मन ने 1916 में दिया था। ये भी आप पूछा जाता है बार बार, ठीक है। इसको हम रिवाइज्ड फॉर्मूला भी बोलते हैं क्योंकि स्टर्न ने दिया था सबसे पहले 1912 में। स्टर्न ने बताया 1912 में बताया होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज, बस इतना बता के छोड़ दिया। फिर क्या किया टर्मन ने, क्या किया रिवाइज किया और रिवाइज करके ये वाला फॉर्मूला बनाया, ये याद रखना, ठीक है। तो बच्चों 19th का आंसर है ए। आज मैं आपको फटाफट बस क्वेश्चन करा रही हूं, कम एक्सप्लेन कर रही हूं क्योंकि आज इंटेलिजेंस का टॉपिक एक्सप्लेन मैंने बहुत डिटेल में कर रखा है। मेरा टारगेट है सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड बातें बताती चलूं। कुछ आज मैं थकी हुई भी हूं, सीधी सी बात ये भी है, ठीक है। तो क्या है बच्चों, आज हम जो क्वेश्चंस कर रखे हैं ना ये इंपॉर्टेंट तो है ही, और जितने एक्स्ट्रा जितनी थ्योरी जितने सिद्धांत बन सकते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ ना, उनको याद रखना। और हरियाणा जीके की क्लास भी सभी बच्चों को देख लेनी है जितनी करा रखी है, ठीक है। किसके अनुसार बुद्धि का अर्थ ज्ञान और विवेक है, बताओ किसने बताया था। अकॉर्डिंग टू हुम मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस इज इंटेलेक्ट एंड रैशनैलिटी, बताओ आप किसने बताया था। ये आपको सिर्फ और सिर्फ रटने वाली बात है, आप याद रखोगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, किसने बताया था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बताया था बुद्धि का अर्थ ज्ञान और विवेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुद्धि के सिद्धांत। मल्टी फैक्टर थ्योरी अभी बताया मैंने, मल्टी फैक्टर थ्योरी है थॉर्नडाइक की। किसकी है, थॉर्नडाइक की। ग्रुप फैक्टर थ्योरी है थर्स्टन की। मल्टी फैक्टर और ग्रुप फैक्टर में फर्क है। बहु कारक और ये है समूह कारक, ये है थर्स्टन का। होगी दो बातें, हमने एकेडमिक अचीवमेंट कहीं पढ़ा नहीं। और टू फैक्टर थ्योरी थी स्पीयरमैन की। तो आंसर क्या है, आंसर ये बी है बच्चों। तो आंसर है बी एंड सी, तो इसका मतलब डी आंसर हुआ। बुद्धि के सिद्धांत अकादमिक उपलब्धि नहीं होता, बुद्धि का सिद्धांत बहुकारक है, बिल्कुल है। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडाइक की थ्योरी है ये। टू फैक्टर थ्योरी अभी बताया था ना मैंने, जी फैक्टर, एस फैक्टर, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक। जनरल होती है हमारी हेरिडिटी से रिलेटेड और स्पेसिफिक होती है बच्चों हमारी एनवायरमेंट से रिलेटेड। ये स्पीयरमैन की है, तो ये दोनों है, बी और सी आंसर है, ये दोनों है, ये नहीं है। तो 21 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप बताओगे, ये मैं नहीं बताऊंगी। रमेश और अंकित का आईक्यू 120 समान है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित 12 वर्ष का है तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी, आप बताओ। आप बताना, ये थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, आप मुझे सोल्व करके दोगे। अगर आपको करना नहीं आए तो मैं कल की क्लास में बता दूंगी, लेकिन आप इसको खुद सोल्व करके देखना फिर बताना। अगर समझ नहीं आएगा तो जरूर बता दूंगी मैं आप लोगों को, करके देखना। बट मानसिक क्षमता का पहला परीक्षण फिर से आ गया, बताओ, हु गेव द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मेजर मेंटल एबिलिटी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो भी आपके पेपर में फर्स्ट आ जाए आप बिना सोचे समझे मेंटल एज 1904 में मेंटल एज मानसिक आयु किसने दी, याद रखोगे, बिने ने। ये भी बिने ने दी थी। फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट मेजरमेंट सारे बिने के हैं। यही पूछा गया, फर्स्ट टेस्ट टू मेजर द मेंटल एबिलिटी, ये किसने दी थी, अल्फ्रेड बिने ने दी थी। 23 का आंसर है डी। तो जितनी भी पहली चीजें आएंगी आपको याद रखनी है, सारी चीजें किसने दी है, अल्फ्रेड बिने ने दी है, ठीक है। तो 23 का आंसर है बच्चों डी। अब आते हैं 24th क्वेश्चन पे। एक बुद्धिमान छात्र पढ़ाई में अच्छा नहीं कर सकता, शिक्षक के कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। मतलब इंटेलिजेंट तो है वो बच्चा लेकिन अच्छा काम नहीं कर रहा है। व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द टीचर। एक बच्चा अच्छा है बुद्धि में, स्कूल का काम नहीं करता, नालायकपना कर रहा है, निकम्मा काम कर रहा है, ठीक है, काम नहीं कर रहा है निकम्मा, ठीक है। तो टीचर क्या एक्शन लेगा, पूछा ये गया है। जब तक बेहतर प्रदर्शन नहीं करता तब तक प्रतीक्षा करेंगे। भाई प्रतीक्षा करोगे तो करते रह जाओगे, बच्चे नहीं करेंगे काम, ठीक है। तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते।
उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता लगाएंगे, उसे परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देंगे। नहीं, ग्रेस मार्क्स करके तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, और कम पड़ेगा फिर तो। उसके माता पिता से स्कूल से वापस लाने के लिए कहेंगे। नहीं, आपको पेरेंट्स को कुछ नहीं करना, आपको उस चीज का सोल्यूशन खुद निकालना है। ये हमारी पेडागोजी में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको बच्चे की जो जो कमियां हैं आपको खुद ढूंढ के उन पे सुधार करना होता है। आप पेरेंट्स को कहोगे, ग्रेस मार्क्स दे दोगे, उसको उसका वेट करोगे, ये सब चीजें आपको नहीं करनी। आप उस चीज का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। कैसे? उसकी कम उपलब्धि है, जो वो काम नहीं कर रहा है, उसका कारण पता लगाओगे कि ये बच्चा काम क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो 24 का आंसर है बी। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि और विकास है। बताओ इंटेलिजेंस क्या है और डेवलपमेंट क्या है। अभी बताया था मैंने, बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है। और विकास क्या होता है? विकास वूम टू टूम तक चलने वाली प्रक्रिया है। इंटेलिजेंस, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं ना। विपरीत नहीं होते भाई। जिसकी अच्छी बुद्धि होगी अच्छा विकास हो जाएगा। एक दूसरे के समान भी नहीं होते। कुछ कह नहीं सकते, कह क्यों नहीं सकते? कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर आपके पास अच्छी बुद्धि है तो आपका और अच्छा विकास होगा, ऐसा होता है। अच्छी इंटेलिजेंस ही है तो अच्छा डेवलपमेंट होगा उस बच्चे का। क्योंकि अगर इंटेलिजेंस प्रॉपर है, अच्छी सोसाइटी में है, तो अच्छा डेवलपमेंट वैसे ही हो गया। तो एक दूसरे के ये पूरक है बच्चों। तो ये थे मेरी प्यारे बच्चों आज की क्लास, सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस टॉपिक। ठीक है, जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने कराने की कोशिश की है। कुछ मैंने आपको जब थ्योरीज कराई थी तब भी बताया था। तो हाँ, ये सभी को क्लास लेनी है। ना समझ आए कुछ बातें तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, मैंने आपको एक 22 क्वेश्चन दिया है। इजी क्वेश्चन है वैसे वो, आप उसको सोल्व करना। ना आए तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर करवा दूंगी। ठीक है, और हाँ, सभी को चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना है। करते नहीं हो, करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना है सभी बच्चों को। ठीक है, और टेलीग्राम को अपने को ज्वाइन कर लेना, रोजगार विद पूनम। डिस्क्रिप्शन में अभी बताया था मैंने, लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ आपको हरियाणा जीके की कल मैंने क्लास ली थी। हरियाणा का शिक्षा जगत, हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा है, कौन सी चीज कब शुरू हुई, वो भी आप देख लेना। हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है वो, चाहे सीईटी का बच्चा हो चाहे एचटेट का बच्चा हो। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सभी सब्सक्राइब करोगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना बच्चों। थैंक यू।